इकलौती ननद की शादी। शारदा देवी के दो बच्चे थे, बेटा संजीव और बेटी सुहानी। आज शारदा देवी के घर में बड़ी चहल पहल थी। पूरे घर में रोशनी की जगमगाहट जुगनू के जैसे छिटकी हुई थी। बेटे के ब्याह की बहुत बहुत बधाई हो शारदा। बड़ी लंबी उम्र है तेरी रुंझुन। तुझे ही याद कर रही थी। मुझे लगा काम के सुध-बुध में तू तो मेरे संजीव की शादी भूल ही गई। अरे भूलती कैसे। तेरे घर के गाजे बाजे की गूंज पूरे गांव भर में गूंज रही है। चल बस कर, बारात जाने का समय हो चला है। मैं सुहानी को बुलाकर लाती हूँ। अरे बावरी हो गई है क्या? सुहानी को बारात में लेकर जाने की क्या जरूरत है? पता चले कहीं तेरी बेटी के काले रंग के चलते संजीव की गृहस्थी बसने से पहले ही उजड़ जाए। रुंझुन ऐसा कह ही रही थी कि सामने से चली आ रही सुहानी ये सुनकर टूटे मन से कहती है, माँ, रुंझुन चाची सही कह रही है। वैसे भी कहाँ प्रीति भाभी का सुंदर चेहरा और कहाँ उनकी ननद का काला रंग। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण भैया की खुशियाँ खारिज हो जाए। ऐसा बोलकर सुहानी भीगी पलकों को छिपाए भागकर अपने कमरे में चली जाती है और शारदा फीके मन से अपने बेटे की बारात लेकर दुल्हन बनी बैठी बहू के द्वार पर दस्तक देती है और अग्नि के 7 फेरों के साथ प्रीति अपने पति संजीव और सास शारदा के साथ ससुराल आ जाती है, जहां दूर खड़ी सुहानी अपनी भाभी को देख रही होती है। आजा प्रीति बहू, इस नए घर में तेरा स्वागत है। माँ जी, वो कौन है? वो प्रीति बहू, दरअसल वो मेरी बेटी सुहानी है। मेरी ननद मेरी निगाहों के सामने खड़ी है और मैं पगली उसे पहचान तक न सकी। ऐसा कहते हुए भाभी बनी प्रीति भागकर अपनी ननद को गले से लगा लेती है और झूम उठती है। मगर सुहानी के लिए ये किसी भ्रम जैसा था, क्योंकि काले रंग के चलते वो लोगों के कड़वे शब्द ही सुनती रहती थी। अरे ये क्या? इस खुशी के मौके पर झूमने की बजाय मेरी प्यारी ननद के आंखों में आंसू क्यों झिलमिला उठे? भाभी, मैं तो आपसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। आप इतनी खूबसूरत और मैं कहाँ काली। पहली बार किसी ने मुझे बिना हिचकिचाए गले लगाया है, वरना तो इतने बड़े घर की बेटी होकर भी मेरे काले रंग के चलते अक्सर अपने भी मुझसे कतराते हैं। सुहानी, अपनी भाभी की एक बात कभी मत भूलना। इंसान की छवि किसी रंग रूप का मोहताज नहीं। अक्सर रात के अंधियारे में ही कलम चलाने वाले हाथ दुनिया में अपना नाम बिखेरते हैं। भाभी के खरे बोल उसकी काली ननद के लिए हिम्मत बन जाते हैं। गुजरते समय के साथ काली ननद और गोरी भाभी के बीच का रिश्ता और ज्यादा गहरा हो जाता है। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन, क्या बात है भाभी, आज आप बड़ी चहक रही हैं। अरे खुश तो होंगी ना, क्योंकि आज मेरी ननद को देखने लड़के वाले जो आ रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरी बन्नू दुल्हन बनेगी और ढोल नगाड़ों की धुन पर ये भाभी अपनी ननद की शादी में दिल खोल कर नाचेगी। अपनी भाभी की आंखों में बंधे शादी के अरमान देखकर सुहानी की नजर अपने काले रंग पर घिर जाती है और उसका मन चिंता में घुलने लगता है। मगर भाभी, आप तो जानते हैं कि मैं कितनी काली हूँ, फिर भला कोई क्यों मुझसे शादी करना चाहेगा? सुहानी, ये मत भूलो मेरी प्यारी ननद कि जोड़ियां भगवान बनाता है। अगर अपनी भाभी पर भरोसा हो तो ये साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। सुहानी जल्दी से तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद कोकिला अपने बेटे के साथ शारदा के घर में घुसते हुए फुसफुसाती है, अरे वाह, घर बाहर तो एकदम राजमहल के जैसा है। अरे जिसका घर इतना चमक दमक रहा है तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि उस घर की बेटी दूध से भी उजली होगी। कोकिला ऐसा बोलकर सोफे पर बैठ जाती है कि सामने से सुहानी को लिए चली आ रही प्रीति को देख शारदा कहती है, ये लीजिए बहन जी, मेरी बेटी और बहू दोनों आ गई। क्या ये कलमुही आपकी बेटी है? अरे मैंने तो सोचा था कि इतने बड़े घर की बेटी खूबसूरत होगी, मगर ये तो चलती फिरती कोयले की खान है। आंटी जी, एक बार सुहानी के सावलेपन को भूलकर मेरी ननद के मिलनसार व्यवहार को देखिए। अरे इतने व्यवहार का क्या अचार डालना है जब रूप में ही खोट है। ना बाबा ना, मुझे तुम्हारी काली ननद से अपने बेटे की शादी नहीं करनी, जिसके काले कदम मेरे घर में पड़ते अंधेरे हो जाएगा। चलती हूँ, जय राम जी की। कोकिला के नीम से कड़वे शब्द सुहानी के मन को तोड़कर रख देते हैं। सुहानी, दिल छोटा मत करो। अक्सर हर इंसान की नजरें हीरे की परख नहीं कर पाती है।
समय बीतता है। हर गुजरते दिन के साथ प्रीति अपनी ननद की शादी के लिए कई सारे रिश्ते तलाशती है, मगर हर एक रिश्ते वाले सुहानी का सांवला रंग देखकर फीका रुझान जताकर ना कह जाते हैं। फिर एक दिन प्रीति के घर मंदिर में बैठी माँ पार्वती की प्रतिमा के सामने सर झुकाए हुए कहती है, हे माँ पार्वती, तुम तो सुहागन औरतों की देवी हो। आज ये भाभी झोली फैलाकर अपनी ननद के लिए ये मन्नत मांगती है कि उसकी कोरी हथेली और उसके सूने मांग को विवाह के 16 श्रृंगार से सजाने का वरदान दो। जिस रोज मेरी ननद की शादी पक्की हो जाएगी, ये भाभी भिखारियों को अपने हाथों से 56 भोग बनाकर खिलाएगी और आपको 16 श्रृंगार चढ़ाएगी। अचानक माँ पार्वती के चरणों में चढ़ा फूल प्रीति की झोली में आ गिरता है। उस रोज से प्रीति अपनी ननद की शादी के लिए भूखी प्यासी रहकर निर्जला व्रत करती है। समय बीतता है। अरे प्रीति बहू, ये क्या पागलपन लगा रखा है तूने? ननद की शादी के लिए ऐसी नादानी भला कौन सी भाभी करती है? माँ जी, इस निर्जला व्रत में तो बस भूखा रहना है। अगर अब अपनी ननद की शादी के लिए मुझ भाभी को जान भी न्यौछावर करना पड़े तो भी मंजूर है। भगवान को इस भाभी की मन्नत पूरी करनी होगी। बहू, तू जानती है, कृष्णा कहते हैं, कर्म बिना फल अधूरा मिलता है। हमें सुहानी के चेहरे पर मेहनत करने की जरूरत है। हाँ माँ जी, मुमकिन। अगर मैं अपनी ननद के चेहरे पर घरेलू नुस्खे आजमाऊं तो शायद सुहानी का रंग खुद ब खुद निखर जाए। उस दिन से प्रीति अपनी ननद के काले चेहरे पर अथक प्रयास शुरू करती है। ये लो मेरी प्यारी ननद, इसे अपने चेहरे और शरीर पर मलना है। ये क्या है भाभी? ये हल्दी चंदन का उपटन है सुहानी, इसे लगा लो। ये तुम्हारे चेहरे के लिए फायदेमंद है। ठीक है भाभी। प्रीति अपनी ननद के चेहरे पर खास ध्यान देती है। धीरे धीरे सुहानी के चेहरे का कालापन कटता चला जाता है और वो साधारण शक्ल की हो गई थी। एक दिन उसके घर एक रिश्ता आता है। जी आइए सुमित्रा आंटी, बैठिए। मैं बस जल्दी से अपनी ननद को लेकर आती हूँ। प्रीति भागती हुई कमरे में बैठी अपनी ननद को नीचे लेकर आती है और कुछ देर के बातचीत के बाद, तो बताइए बहन जी, क्या तय किया आपने? अरे समधन जी, मैं तो पहले से ही तय करके आई थी कि आपकी बेटी ही मेरे घर की बहू बनेगी। सुमित्रा का सुलझा सा जवाब सुनकर भी सुहानी के चेहरे पर एक डर घिरा था और वो बोल पड़ती है, आंटी जी, क्या आपको मेरे सावली सूरत से कोई परेशानी नहीं? अरे नहीं, भगवान जिसे जिस रंग रूप में गढ़ता है वो बेहतर है। तुम मुझे पसंद हो। कुछ दिनों के बाद सुहानी की शादी की रस्में शुरू हो जाती है। हल्दी लगते हुए प्रीति कहती है, हल्दी की रस्म बहुत मुबारक हो मेरी प्यारी ननद। शुक्रिया भाभी, मगर मेरी कोरी हथेलियों में ये हल्दी का रंग आपकी देन है। हल्दी की रस्म के खत्म होने के बाद अगले दिन मेहंदी की रस्म शुरू होती है। प्रीति अपनी ननद के हाथों में मेहंदी लगाती है और आखिरकार शादी का दिन दस्तक देता है। अपनी दुल्हन बनी ननद को शीशे में निहारते हुए भाभी बोलती है, अरे वाह मेरी प्यारी ननद, इस 16 श्रृंगार में तुम्हारा बादामी चेहरा मेरी आंखों में नहीं समा रहा। कहीं मेरी ननद को इस भाभी की नजर ही ना लग जाए। आपकी नजर तो मेरे लिए नूर है भाभी, क्योंकि ये निखार भी तो आपकी देन है। दोनों ननद भाभी आखिरी बार गले लगती हैं और 7 फेरों के साथ सुहानी की शादी हो जाती है। जिसके बाद प्रीति अपने मन्नत को पूरा करते हुए भिखारियों को खाना खिलाकर अपनी ननद के नए जीवन के लिए प्रार्थना करती है। माँ, कहाँ पर हो आप? जरा यहाँ पर आओ। देखो, आपकी सौतेली बेटी ने मेरे कपड़े नहीं धोए हैं। क्या इसे मुझसे कोई दुश्मनी है? क्यों रे, तुझसे मेरी बेटी रेशमा के कपड़े नहीं धोए गए? क्या तेरे हाथ टूट जाते हैं या तेरे हाथ घिस जाते हैं? माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हो? भला मैं रेशमा के कपड़े क्यों नहीं धोऊंगी? क्योंकि तू मुझसे जलती है। माँ मुझे प्यार करती है और तुझे नहीं। तू माँ की सौतेली बेटी है। रेशमा की बात सुनते ही रेखा नंदिनी के मुंह पर चाटा मारती है और कहती है, आज के बाद अगर तूने मेरी बेटी के कपड़े नहीं धोए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेखा अपनी बेटी रेशमा को वहां से ले जाती है, जिसके बाद बेचारी नंदिनी रोने लगती है। तभी उसके पिता लखन वहां पर आते हैं। अरे बेटी, अरे क्या हुआ? अरे रो काहे रही हो? कुछ नहीं पिताजी, कुछ नहीं। मैं सब जानता हूँ बेटी, तेरे मुंह पर छपा हुआ ये तमाचे का निशान मुझे सब कुछ बता रहा है। लखन की बात सुनते ही बेचारी नंदिनी और जोर से रोने लगती है और अपने पिता को गले से लगा लेती है। मैं आज तक उस घड़ी को बहुत कोसता हूँ जब मेरी रेखा से शादी हुई थी। मैं तो बस इतना चाहता था कि तुझे एक माँ का प्यार मिल जाए बेटा,
नहीं पिताजी, आप ऐसा ना बोलिए। रेखा माँ मेरी माँ है और रेशमा मेरी बहन है। मैं उन्हें दिल से अपनी माँ और बहन मानती हूँ। लखन अपनी बेटी की ये बात सुनकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही हर रोज नंदिनी के साथ उसकी सौतेली बहन रेशमा और उसकी सौतेली माँ रेखा उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन ये सब देखकर लखन रेखा से कहता है, हमारी बेटियां बड़ी हो गई हैं, हमें उन दोनों के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढना चाहिए। अजी आप बिल्कुल सही कहते हो। हमारी बेटी रेशमा के लिए कोई अमीर घर का रिश्ता ढूंढना, ताकि हमारी बेटी को कभी भी परेशानी न उठानी पड़े। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं रेशमा और नंदिनी दोनों के लिए ही अच्छे घर का रिश्ता ढूंढूंगा। नंदिनी का नाम सुनते ही रेखा मुंह बना लेती है, जिसके बाद वो वहां से उठकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लखन अभी दोनों बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढता है और दोनों को ही अच्छे घर से रिश्ता आता है। जिसके बाद रेखा अपनी बेटी रेशमा को शादी की शॉपिंग करवाने लगती है। अरे बेटी, तू चिंता मत कर, मैं तुझे ऐसे कपड़े दिलवाऊंगी कि सब लोग तुझे देखते ही रह जाएंगे। कुछ ही दिनों में रेशमा और नंदिनी की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। पहली रस्म हल्दी की होती है, जिसके चलते रेशमा अपने मन ही मन में सोचती है, पिताजी ने सारी रस्में मेरी और इसकी बराबर ही रखी है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे होते हुए इसकी कोई भी रस्म अच्छे से नहीं हो सकती। रेशमा हल्दी की रस्म होने से पहले चुपके से नंदिनी के हल्दी के अंदर खूब सारा कीचड़ भर देती है। जैसे ही रेशमा और नंदिनी की हल्दी की रस्म शुरू होती है, रेशमा को सभी लोग हल्दी लगाते हैं। अरे मेरी बेटी को ऐसे हल्दी लगाना जैसे उसका रंग खिल उठे। जैसे ही नंदिनी की बारी आती है, उसके हल्दी में कीचड़ होती है। जब वो हल्दी का स्पर्श करती है तो उसे हल्दी के अंदर कीचड़ का स्पर्श महसूस होता है। अरे ये क्या, ये हल्दी नहीं, ये तो कीचड़ है। ये सब देखते ही सभी औरतें हैरान रह जाती हैं। यहाँ तक ये बात किसी को भी नहीं पता होती है, ये सब रेशमा का किया धरा है। तभी रेखा कहती है, हे भगवान, ये क्या, ये तो अपशगुन हो गया। शादी की पहली रस्म के अंदर ही कीचड़ है। भगवान तौबा तौबा, मुझे तो पहले से ही पता था कि ये मनहूस है। अपनी सौतेली माँ की ऐसी बातें सुनकर बेचारी नंदिनी रोने लगती है। रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को याद करने लगती है। आज अगर मेरी माँ मेरे साथ होती तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। काश माँ मेरे पास ही होती। नंदिनी रोने लगती है। तभी उसके पिता लखन हल्दी लेकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, मेरी गुड़िया रानी, तू क्यों रो रही है बेटा? ये देख, मैं तेरे लिए हल्दी लेकर आया हूँ। आज तेरी हल्दी की रस्म है और तुझे अभी तक तो हल्दी भी नहीं चढ़ी बेटा। लखन अपनी बेटी को हल्दी लगाता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी से कहता है, बेटी चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। नंदिनी अपने पिता को गले से लगा लेती है। ऐसे ही अगली रस्म मेहंदी की होती है। मेहंदी की रस्म से पहले रेशमा के मन में ख्याल आता है, अरे आज तो हमारी मेहंदी की रस्म है और मेरे होते हुए इस नंदिनी की मेहंदी की रस्म अच्छे से कैसे हो सकती है। मैं इसकी मेहंदी की रस्म को भी बिगाड़ दूंगी। ऐसा सोचकर रेशमा मेहंदी के अंदर एलर्जी वाला पाउडर मिक्स कर देती है। जैसे ही रेशमा और नंदिनी मेहंदी लगाना शुरू करती हैं, नंदिनी के हाथ पर मेहंदी से बुरी तरह से खुजली मचने लगती है। अरे ये क्या, मुझे तो बहुत जोरों से खुजली मच रही है। खुजली के चलते उसके हाथ लाल पड़ जाते हैं और वो मेहंदी भी धो देती है, जिसके बाद उसकी मेहंदी की रस्म भी पूरी तरीके से नहीं हो पाती। वहीं दूसरी तरफ रेशमा अपने हाथों पर मेहंदी लगाते हुए अपने मन ही मन में बहुत खुश होती है। कितना मजा आया है इसकी हल्दी और मेहंदी की रस्म खराब करके। अब तो मुझे शादी वाले दिन का इंतजार है। रेशमा शादी वाले दिन का इंतजार करने लगती है। जैसे ही शादी वाला दिन आता है, रेशमा लहंगा आने का इंतजार करती है। आज हमारी शादी है और शादी में लहंगा पहनना तो बहुत जरूरी है। जैसे ही लहंगा आएगा, मैं नंदिनी का लहंगा खराब कर दूंगी। उसके बाद वो बिना लहंगे के शादी भी नहीं कर पाएगी और बेचारी इस घर में नौकरानी बनकर रह जाएगी। लखन लहंगे लाकर एक कमरे में रख देता है। रेशमा चुपके से वहां जाती है और उनमें से एक लहंगा निकालकर उसे कैंची से काट देती है। अरे अब जल्दी से अपने कमरे में पहुंच जाती हूँ, नहीं तो कोई मुझे देख लेगा। रेशमा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद रेशमा और नंदिनी दोनों को लहंगे और उसके साथ की ज्वेलरी उनके कमरे में भिजवाई जाती है। ये ले रेशमा बेटी, जल्दी से लहंगा पहनकर तैयार हो जाओ, बारात आने ही वाली है। ऐसा कहकर रेखा वहां से चली जाती है। जैसे ही रेशमा अपना लहंगा उठाती है
अपना लहंगा देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो जल्दबाजी में अपना ही लहंगा काट दिया। मेरा लहंगा तो बर्बाद हो गया। अब मैं शादी कैसे करूंगी? रेशमा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। कुछ ही देर बाद नंदिनी तैयार होकर रेशमा के पास आती है। अरे रेशमा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बारात आने ही वाली है। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारा लहंगा समझकर मैंने अपना ही लहंगा काट दिया। अब मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी? अच्छा, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम मेरा लहंगा पहन लो। नंदिनी अपना लहंगा उतार कर रेशमा को दे देती है। ये क्या? तुम ये जानने के बाद भी कि मैंने तुम्हारा लहंगा खराब किया है, तुमने अपना लहंगा उतार कर मुझे दे दिया। कोई बात नहीं, गलती तो हम इंसान से ही हो जाती है ना। और वैसे भी तुम मेरी बहन हो। रेशमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नंदिनी को गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन तुमने अपना ही लहंगा मुझे दे दिया। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। अपनी बेटी की ये सभी सच्चाई रेखा भी सुन लेती है, जिसके बाद उसे भी अपनी गलती का पछतावा होता है और वो नंदिनी को गले से लगाकर कहती है, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा से तुझसे नफरत की, लेकिन तुमने हमेशा मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया, जबकि मैं तो इस लायक भी नहीं थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे आप दोनों को अपनी गलती का एहसास है, इससे बड़ी मेरे लिए और क्या बात होगी। आज के दिन मुझे मेरी माँ के साथ मेरी बहन भी मिल गई। तभी नंदिनी का पिता लखन उसे अपनी माँ की शादी का लहंगा लाकर देता है, जिसके बाद नंदिनी अपनी माँ का लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में नंदिनी और रेशमा की शादी हो जाती है और अब वो खुशी खुशी अपने अपने घर चली जाती हैं। उस दिन के बाद से नंदिनी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चारों तरफ खुशी का माहौल था। सभी लोग जश्न मना रहे थे। एक मंडप में गंगा की शादी प्रेम से हो रही थी। गंगा से शादी करके प्रेम उसे अपने घर ले आता है। प्रेम की माँ करिश्मा अपनी बहू का स्वागत करती है। अरे आओ आओ बहू, अंदर आओ, स्वागत है तुम्हारा। गंगा के अंदर आते ही उसकी 5 छोटी ननद उससे कहती हैं, भाभी जरा घूंघट तो उठाओ, मुझे आपका चेहरा देखना है। अरे भाभी, आपका लहंगा कितना सुंदर है। गंगा अपना घूंघट ऊपर करती है और कहती है, अरे वाह, तुम पांचों तो बहुत प्यारी हो। ऐसा कहकर गंगा अपनी 5 ननद को गले से लगा लेती है, जिसके बाद करिश्मा गंगा को अपने बेटे के कमरे तक छोड़ आती है। देख बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां तेरी हुई। तेरी 5 छोटी छोटी नंद हैं, जिनकी जिम्मेदारी तेरे सर पर है। देख बहू, मैं तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं कैंसर की मरीज हूँ। मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आगे चलकर तुझे इस घर को जोड़ कर रखना है। ये सुनते ही गंगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास से कहते हैं, माँ जी, पहले ही भगवान ने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया था, जिसके बाद आप एक माँ बनकर मेरी जिंदगी में आई, और अब आप भी मेरी जिंदगी से चली जाओगी। लगता है कि मेरी जिंदगी में माँ का सुख है ही नहीं। बहू, सबके जीवन का एक मूल्य होता है। मेरे जीवन का जो मूल्य था, शायद वह अदा हो चुका है। अब तू अपने जीवन का मूल्य चुका। ऐसा कहकर करिश्मा वहां से चली जाती है, जिसके बाद प्रेम अपने कमरे में आता है और गंगा से बातें करने लगता है। हम एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं और अचानक से हमारी शादी हो गई, इसलिए हमें पहले एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए, है ना? अपनी सुहागरात वाले दिन प्रेम अपनी पत्नी गंगा से खूब सारी बातें करता है। उनकी वो रात ऐसे ही गुजर जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गंगा एक संस्कारी बहू की तरह सुबह ही पूजा पाठ करके सबके लिए नाश्ता बना लेती है और अपनी 5 ननद को प्यार से उठाकर उनसे कहती है, अरे तुम सभी अभी तक सो रही हो? चलो अब उठ जाओ, मैंने तुम सभी के लिए नाश्ता बनाया है। गंगा अपने पति और अपनी सास के साथ साथ अपनी 5 ननद का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके चलते अब करिश्मा का कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक दिन अचानक से उनके घर के दरवाजे पर कोई दरवाजा बजाने लगता है। दरवाजे की खटपट सुनकर गंगा दरवाजा खोलने जाती है। जी कहिए, कौन है आप और आपको किससे मिलना है? सुंदर, अति सुंदर, कितनी सुंदर हो तुम। क्या कहा तुमने? अरे मैं तो तुम्हें कह रहा था
भाग्यवान, वैसे ये लड़की कौन है? और तुम हमसे ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं इस घर की बहू हूँ। ये सुनते ही देवराज और तानिया के होश उड़ जाते हैं और देवराज गंगा से बिना कुछ कहे ही घर के अंदर घुस जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। माँ, माँ, कहाँ पर हो आप? ये सब क्या चल रहा है मेरे साथ? मेरे घर में मेरे छोटे भाई ने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरे छोटे भाई, अभी भी तू नाराज है? देख, मैं अपनी माँ को देखने के लिए आया हूँ। अरे जा जा, अपनी माँ को देखने आया है या फिर माँ के मरने पर अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने आया है? माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तुम्हारी ममता मुझे यहाँ तक खींच लाई माँ। देवराज अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में अपनी माँ और अपने छोटे भाई को किसी तरह फंसा लेता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी तानिया के साथ उसी घर में रहने लगता है। एक दिन कैंसर की बीमारी के चलते करिश्मा भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके बाद प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा प्रेम को मिल जाता है और आधा हिस्सा देवराज को। एक दिन तानिया देवराज से कमरे में कहती है, अजय, मेरे पास एक प्लान है। क्यों ना हम प्रेम को रास्ते से हटा दें, फिर इस पूरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक केवल हम ही होंगे। देवराज अपनी चालाक पत्नी की बात मान लेता है, जिसके बाद वो अपने भाई की कार के ब्रेक फेल कर देता है, जिसके कारण प्रेम का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और बेचारी गंगा विधवा हो जाती है। आप मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? मेरे साथ साथ आपकी बहनों का अब क्या होगा? भाभी, भैया उठ क्यों नहीं रहे हैं? इन्हें उठाओ ना। भैया ऐसे शांत क्यों है भाभी? और आप रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ ना भाभी, चुप हो जाओ, रोना बंद करो। भैया आप कभी नहीं उठेंगे, भैया मर गए हैं। अपनी छोटी छोटी ननद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बेचारी गंगा और टूट जाती है, जिसके बाद देवराज अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार करवा देता है। प्रेम के मरने के बाद तानिया गंगा और उसकी 5 छोटी ननद से कहती है, अब तुम्हारा पति इस दुनिया में तो रहा नहीं, इसलिए इस घर में भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अब इन 5 को यहाँ से ले जाओ। दीदी, हमारे ऊपर मेहरबानी कीजिए। इतनी रात के समय मैं अपनी 5 ननद के साथ कहाँ जाऊंगी? हमें इस घर के एक छोटे से कोने में जगह दे दीजिए। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, जाओ, निकल जाओ यहाँ से। देवराज गंगा को उसकी 5 छोटी ननद के साथ धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद बेचारी गंगा अपनी 5 ननद का हाथ थामकर चलने लगती है। क्यों भगवान, क्यों तूने मेरे साथ ऐसा किया? पहले मेरे जन्म के पश्चात तूने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया, और जब मुझे मेरी माँ जैसी सास मिली तो तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। एक दोस्त जैसा पति मिला, तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैं अपनी 5 ननद का ख्याल कैसे रखूंगी? गंगा रोती हुई अपनी 5 ननद के साथ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी बारिश होने लगती है और वो सभी भीगने लगते हैं। तभी उनके सामने एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी निकलकर बाहर आता है। आनंद, तुम यहाँ कैसे? अरे मेरी छोड़ो, और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, और ये छोटी बच्चियां कौन है? गंगा अपने ऊपर बीती हुई सभी बातें आनंद को बताती है। आनंद उसका बचपन का दोस्त था, जो उससे मन ही मन बहुत प्यार करता था। वो गंगा के साथ उसकी 5 ननद को अपने घर ले आता है। देखो गंगा, इस घर को अपना ही घर समझो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आनंद गंगा के साथ साथ उसकी 5 ननद का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। ये सब देखकर गंगा बहुत खुश होती है, लेकिन वो एक दिन आनंद से कहती है, आनंद, तुमने हमारी मुसीबत में हमारा बहुत साथ दिया और अभी भी तुम हमारा साथ दे रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे अपने एहसानों तले मत दबाओ। मैं कुछ करके अपनी 5 ननद का पेट पालना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ गंगा, तुम बहुत आत्मनिर्भर हो। मैं अपने एहसानों तले तुम्हें दबाना नहीं चाहता। अगर तुम काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दे सकता हूँ। आनंद गंगा को अपनी कंपनी में नौकरी दिलवा देता है, जिसके बाद गंगा एक अच्छी खासी नौकरी करके अपने 5 ननद का अच्छे से ख्याल रखने लगती है और वो उन्हें एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए भी डाल देती है, जिसके बाद वो उनकी परवरिश करती है। वहीं दूसरी तरफ आनंद गंगा को एक तरफा प्यार करता रहता है, लेकिन वो उसे अपने प्यार के बारे में कभी नहीं बताता, ताकि वो उसे दोबारा खो न सके। अगर हौसले की बुनियाद मजबूत हो तो हर मुसीबत का समाधान निकल आता है।
इंसान का अंदर से मजबूत होना जरूरी है, फिर चाहे बाहर से वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। मुझे नहीं पता था कि गोरी बहुएं ऐसी होती हैं। अगर ऐसी होती हैं तो मैं अपनी 2-2 काली बहुएं ले आती। हद होती है किसी बात की सोनाली बहू। बाबूजी, माँ जी, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, वो बड़ी हैं, उन्हें अब माफ कर दीजिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी रागनी बहू, जिसे तू काली बोलती है, देख कितना बड़ा दिल है उसका, तुझे माफ करने को कह दिया। और तू? बाबूजी, माँ जी, रागिनी, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आखिर सोनाली ने ऐसा क्या किया था जिस बात का उसे अब पछतावा हो रहा था? आखिर क्यों उसके सास ससुर उससे खफा थे? पूरी बात जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां विमला और नरेश ने अपने दोनों बेटे विक्रम साहिल की शादी सोनाली और रागिनी से करा दी। दोनों ही अच्छे और बड़े परिवार से थी, पर दोनों बहू में एक चीज का फर्क था, वो ये कि बड़ी बहू सोनाली बहुत गोरी थी तो छोटी बहू सांवली थी, जो कि सोनाली के आगे काली के समान लगती थी। इसलिए अधिकतर लोग उसे काली ही बोला करते थे, पर कर्म से वो सर्वगुण संपन्न थी। शादी के अगले दिन ही रागिनी बहू समय से जल्दी उठकर सफाई करके पूजा पाठ कर लेती है, जिसकी आरती की मधुर वाणी सुनकर सास ससुर मंदिर में आकर खड़े हो जाते हैं। वहीं बड़ी बहू देर तक सो रही थी। ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। अरे वाह बहू, तू तो बहुत अच्छी सुबह की आरती गाती है, बिल्कुल कोयल जैसी। अरे बड़ी बहू सोनाली कहाँ है? कायदे से तो उसे पूजा करनी चाहिए थी। माँ जी, मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की थी, पर वह कह रही थी कि मैं थक गई हूँ तो लेट आऊंगी। कोई बात नहीं, हो सकता है शादी की थकान हो। अरे बहू, जरा प्रसाद तो दे मुझे। लीजिए बाबूजी। बहू, तूने पहली रसोई में कुछ मीठा बनाया है? जी माँ जी, मैंने देसी घी में बादाम का हलवा बनाया है। ये कहते ही रागिनी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देती है। सास ससुर हलवा खा ही रहे थे कि बिना पल्लू के सोनाली अचानक से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और रागिनी से कहती है, अरे वाह रागिनी, शुक्र है तुमने नाश्ता बना लिया, वरना मुझे करना पड़ता। कोई बात नहीं दीदी। बहू, तू घर की बड़ी बहू है और तुम दोनों की शादी एक साथ हुई है, तो तू अपनी बड़ी बहू होने का फर्ज क्यों नहीं निभा रही? सुबह से सारा काम छोटी बहू ने किया है, तूने कुछ नहीं किया, सीधा बस खाना खा रही है। तो क्या हो गया माँ जी? देखो, मुझे ना ये सब काम करने की आदत नहीं है। मेरे घर में नौकर चाकर होते थे, और वैसे भी आपकी काली बहू ने खाना बना दिया, तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? बड़ी बहू, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? दोनों से संस्कार नाम की चीज नहीं है क्या? रागिनी भी तुम्हारे जैसे बड़े घर से आई है, तब भी काम कर रही है। तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। बाबूजी, बहुत फर्क है। हम दोनों में जरा उसकी शक्ल देखो और मुझे देखो, मैं कितनी गोरी हूँ। बहू, तुम गोरी तो हो, तो कुछ भी बोलोगी। इंसान की सूरत नहीं, काम देखा जाता है। बेहतर होगा कि तुम भी इस घर की बहू होने का फर्ज निभाओ। ओके ओके माँ जी बाबूजी। कोई बात नहीं माँ जी बाबूजी, आप सभी नाश्ता कर लीजिए। इस तरह सभी खाना खा लेते हैं। अगले दिन फिर से सोनाली लेट उठती है, और जब तक रागिनी बहुत सारा काम निपटा लेती है और खाना सोनाली बनाकर लाती है, जिसे खाकर सास ससुर कहते हैं, अरे छी, ये क्या खाना बनाया है बड़ी बहू तूने? खाने में इतना नमक क्यों डाला है? हमारा बीपी बढ़वाना चाहती है क्या? ओहो, सब्जी पराठा कुछ खाने लायक नहीं है। इतनी भूख लग रही थी, भूख ही मर गई। बहू, सब तेरी गोरी शक्ल देखकर पेट नहीं भरेंगे। अरे खाना बनाना भी सीख कर आती। माँ जी, आप ये कैसे बोल रही हैं? नहीं खाना तो मत खाइए ना। माँ जी बाबूजी, आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए खाना बना लेती हूँ, बस 5 मिनट दीजिए। इतनी जल्दी कैसे बनाएगी बहू? माँ जी, दीदी की बनाई रोटी से आप देखना मैं कितना अच्छा खाना बनाकर लाऊंगी। ऐसा बोलकर रागिनी उन तेज नमक रोटियों को ले जाकर पैन में सब्जियां काटकर फ्राई कर देती है और अपने सास ससुर सोनाली को खिलाती है, जिसे खाकर वो दोनों उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वक्त बीतता है। सोनाली घर के कामकाज में बिल्कुल हाथ नहीं बटाती थी, न उसे कोई काम आता था। वहीं छोटी बहू हर चीज में इतनी निपुण थी, फटाफट हर चीज कर लिया करती थी। एक दिन विमला के पैर में दर्द था, तभी वो सोनाली को बुलाकर कहती है, बहू जरा मेरे पैर दबा दे। ओ प्लीज माँ जी, आपको मैं कोई दाई नजर आती हूँ जो आपके पैर दबाऊंगी? वैसे भी मेरे हाथ पर नेल पेंट लग रही है, खराब हो जाएगी। आप रागिनी से बोल दो।
माँ जी मैं आ गई हूँ, मैं ही दबा दूंगी। दीदी कोई बात नहीं, आप अपने कमरे में जाइए। तभी रागिनी अपनी सास के पैर दबाती है तो सास बोलती है, बहू तुझे बुरा नहीं लगता? तेरी बड़ी जेठानी तुझसे इस तरीके से बात करती है और कोई काम भी नहीं करती। कोई बात नहीं माँ जी, उन्होंने ये सब कभी किया ही नहीं है तो उम्मीद भी क्यों करनी। एक बात बोलूं बहू, ये सारी संस्कार की बात होती है। तुम दोनों एक ही बिरादरी के हो, फिर भी अपने गोरेपन का गीत गाती है वो। मुझे तो उसमें एक भी अच्छा संस्कार नहीं दिखाई देता। पता नहीं मेरा बेटा कैसे उसे झेलता है। सोनाली कमरे से बाहर खड़ी होकर उन दोनों की सारी बात सुनकर कहती है, आखिर माँ जी आप अपने आप को समझती क्या है? और इस रागिनी की तो ऐसी हंसी उड़वाऊंगी कि याद रखेगी। अगले दिन सोनाली कहती है, माँ जी रागिनी शादी के बाद से मैं अपनी फ्रेंड से मिली नहीं, इसलिए वो सब मिलने मुझसे यहाँ आ रही हैं आज। तो रागिनी तुम अपने फेस पर कुछ लगा लेना ताकि हमारे घर की बेइज्जती ना हो। बड़ी बहू तू फिर। कोई बात नहीं माँ जी, दीदी मैं कर लूंगी। 2 घंटे बाद उसकी दोस्त शालिनी और प्रियंका आ जाती है। सोनाली के कहने पर रागिनी उन सब का नाश्ता लेकर आती है तो सब उसकी काली पुती हुई शक्ल को देखकर हंसते हुए कहते हैं, अरे सोनाली यही है ना तेरी देवरानी? इसकी शक्ल कुछ गटर जैसे काली काली लग रही है। मुझे तो ये अमावस का चांद लग रही है, काली काली। बहू ये तूने अपनी शक्ल का क्या हाल कर लिया? मेरी शक्ल को कुछ भी तो नहीं किया मैंने। रागिनी हद होती है, इस चीज की कमी थी बस। अरे तुम पहले से ही काली हो और काली होने की क्या जरूरत थी? इन काले लोगों का कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ समझी नहीं, आप मुझे इस तरह से क्यों बोले जा रहे हैं? बहू तो अंदर जा और अपना चेहरा साफ कर। रागिनी तुमने तो मेरे दोस्तों के आगे नाक कटवा दी। ये सब सुनकर रागिनी रोते हुए अंदर चली जाती है और जब अपना चेहरा आईने में देखती है तो खुद को देखकर रोते हुए कहती है, भला ये कालिक मेरे चेहरे पर कैसे पुत गई? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब रसोई से आई थी तो पसीना पोंछने के लिए मैंने उस तौलिए से अपना मुंह पोंछा था, तभी तो ये सब नहीं हो गया। फिर ये सब कौन कर सकता है? हंसी मजाक करके सोनाली की सहेलियां चली जाती हैं। तभी विमला सोनाली से कहती है, बहू मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये जो भी हुआ सब तेरी वजह से हुआ है, सब तेरा षड्यंत्र था। तू जलती है रागिनी बहू से। हाँ ये सब मैंने किया है। आपको उस काली बहू पर बहुत ज्यादा ही प्यार आता है, इसलिए उसे आप सर पर चढ़ा कर रखती हैं। जानती भी है तेरी वजह से वह कितना बेइज्जत हुई और कितना रो रही है, क्या बीत रही है उसके दिल पर। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ रागिनी को? मुझे सब कुछ बताओ विमला। ये सुनकर विमला नरेश को सब कुछ बता देती है, जिससे नरेश भी तिलमिला उठता है। अरे बड़ी बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई छोटी बहू को बेइज्जत करने की? तेरे साथ उसने कभी बुरा नहीं किया, फिर भी। बस बाबूजी अब आप भी मत शुरू हो जाइए, इसी के लायक है वो। माँ जी उसी के ही गुड़गाती रहती हैं, बोल रही थी मुझ में संस्कार नाम की चीज नहीं है। वो काली कमली इसी के लायक थी, इसलिए मैंने ये सब किया। सोनाली बहू तूने तो हद पार कर दी। तू इतना गिर जाएगी कभी सोचा ही नहीं था। अरे तेरी छोटी बहन जैसी है वो। अगर मुझे पता होता कि गोरी बहुएं ऐसी होती हैं तो मैं अपने बेटे के लिए 2-2 काली बहुएं लेकर आती। अरे तू तो घर के कोई काम भी नहीं करती, सारा घर रागिनी ही संभालती है। और बहू ये काले गोरे का भेदभाव करना छोड़ दे, तुझसे लाख गुना ज्यादा अच्छी है रागिनी बहू। तभी रागिनी आकर कहती है, कोई बात नहीं माँ जी बाबूजी, शायद दीदी को मुझसे कोई शिकायत होगी इसलिए उन्होंने ये सब किया, आप माफ कर दीजिए। देख ले, इतना सब होने के बाद भी तेरा ही पक्ष ले रही है, सीख उससे कुछ। उसका दिल बहुत बड़ा है और तेरा काला और छोटा। रागिनी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं अपने गोरेपन के घमंड में चूर हो गई थी। माँ जी बाबूजी आप भी माफ कर दीजिए, अब से तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। मैं फिर कभी ऐसे नहीं बोलूंगी। कोई बात नहीं दीदी, अंत भला तो सब भला। इस तरह दोनों बहुएं बहनों की तरह मिलकर हंसी खुशी रहने लगती हैं। अरे बस हुआ, अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। तुम पांचों चुड़ैलों को अब तुम्हारे किए की तुम्हें सजा मिलेगी। तुमने बहुत लोगों को परेशान किया है धरती पर, लेकिन अब मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। सुधर सकती हो तो सुधर जाओ, वरना तुम्हें नरक की आग में पकौड़े की तरह तल दूंगा। क्या
नरक की आग में पकोड़ों की तरह। यमराज जी ऐसा मत कीजिए। यमराज जी हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, एक मौका तो दे दीजिए। हाँ यमराज, आप जो भी परीक्षा देंगे उसे हम पार करने की कोशिश करेंगे। हाँ यमराज जी, सिर्फ एक आखिरी मौका दे दीजिए। हाँ यमराज जी, हम वादा करते हैं, हम जरूर सुधरेंगे। ठीक है, अगर तुम पांचों चुड़ैलें सुधरना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गई तो तुम्हें स्वर्गलोक भेज दिया जाएगा। तुम्हारी परीक्षा यह है कि तुम पांचों चुड़ैलों को धरती पर जाकर बेसहारा, बेरोजगार, बेबस, अनाथ, गरीब लोगों को खाना खिलाना है। यदि ऐसा करने में तुम सभी सफल हो गई तो मैं तुम्हें स्वर्गलोक में जाने का अवसर दूंगा। और याद रहे, तुमने धरती पर किसी से ईर्ष्या, द्वंद, बदला ये सब नहीं करना है। नहीं नहीं यमराज, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, द्वंद करेंगे, हम अच्छे से रहेंगे। जी महाराज, एक मौका तो सबको दिया जाता है। ठीक है, जाओ, मेरी नजर तुम सब पर ही है। ऐसा कहकर यमराज उन पांचों चुड़ैलों को धरती जैसे आम लोगों की वेशभूषा में तब्दील कर देता है। तत्पश्चात पांचों चुड़ैलें गायब होकर धरती पर आ जाती हैं, जहां बहुत सारी गाड़ियां चल रही थीं। तभी एक कार नासिका के करीब से निकलती है और वो बचकर चुड़ैल कहती है, अबे ओ खजूर, कहाँ से निकाल रहा है गाड़ी को? अरे ये यहाँ नरक लोक से लैंड कराया है तूने चुड़ैल अंबानी। क्या चाहती है, तेरे चक्कर में हम दोबारा शहीद हो जाए? अब मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। आहा, ये कहाँ आ गए? अरे हटो ना साइड में, क्यों नहीं आ रहे हो? अगर तुम सबका हो गया हो तो अब हम गरीब अनाथ लोगों को खाना खिलाने के लिए चले, उन्हें ढूंढना भी है। हाँ चलो। तभी पांचों चुड़ैलें आगे बढ़ती हैं तो उन्हें फुटपाथ पर एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो चुड़ैलों का साड़ी का पल्लू खींचकर कहती है, अरे बच्चों रुको, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो। 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है, भगवान तुम्हें खुश रखेगा, थोड़ा सा दे दो खाने को। अरे चल हट यहाँ से, पता नहीं कहाँ से भिखारी आ जाते हैं, तुझे नहीं खिलाना। हाँ हाँ, हम अपनी मर्जी के पसंदीदा लोगों को ढूंढ लेंगे, तब उन्हें खिलाएंगे खाना। अरे बेटा ऐसा मत करो, मैं बुढ़िया सी, कल रहूं ना रहूं, तुम इतनी मदद तो कर ही सकते हो। एक बार बोल दिया ना मैंने आपको, हमें आपको नहीं खिलाना, तो जाइए यहाँ से। आई थिंक गाइस, तुम सब गलत कर रहे हो। जानते हो ना यमराज ने हमें क्या क्या कहा है कि हमें बूढ़े बेचारे बेसहारा लोगों की मदद करके खाना खिलाना है। तो क्या हुआ, तुम्हारा यमराज ना हो गया, कहीं का युवराज हो गया। अरे जाने दो, गोली नहीं मार देगा हमें, चलो आगे बढ़कर किसी को खाना खिलाते हैं। यार मेरी बात मान ले। बेटा ऐसा तुम मत जाओ, कुछ तो खाने को दे दो। अभी चलना, ये तो बड़बड़ाती रहेगी। ये कहते ही वो सारी चुड़ैलें आगे जाती हैं कि वो बुढ़िया फिर से उनके पास आ जाती है और अचानक से वो यमराज में बदल जाती है और यमराज उन्हें नरक लोक में फिर ले आता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम पांचों चुड़ैलें सुधरने वालों में से नहीं हो और मैंने तुम्हें आखिरी चेतावनी दी थी। तुमने उस बेसहारा बेचारी बुढ़िया की मदद नहीं की और बाकी भूखे बेचारों की मदद तुम कैसे करोगे? इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आ गया और तुम तो अपनी पहली परीक्षा में ही फेल हो गई हो। कहा था ना, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका होगा और वो भी तुमने गवा दिया। ये ज्वालामुखी का समंदर देख रही हो, यहाँ तुम्हें फेंक दिया जाएगा। नहीं 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 यमराज जी, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हम एक और मौका दे दीजिए, हमें नहीं पता था कि वो आप ही हैं। ये नरक की आग का ज्वालामुखी समुद्र, अगर हम पांचों चुड़ैलें इसमें चली गई तो हमारे तो शरीर का बुलबुला बनकर उड़ जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं यमराज, हमें बस एक और आखिरी मौका दे दीजिए, हम वादा करते हैं ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, अच्छे से सबकी सेवा करेंगे धरती पर जाकर। हाँ यमराज जी, एक और मौका दे दीजिए बस। ठीक है, ये आखिरी है। अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो मौका देना तो दूर, नरक लोक में बड़े से कढ़ाई में तुम्हारे पकौड़े तलवा दूंगा। नहीं यमराज जी, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कहकर पांचों चुड़ैलें वहां से अपने इंसानी रूप में आ जाती हैं और कहती हैं, देखो ये हमारा आखिरी मौका है स्वर्गलोक में जाने का और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए सबको मेहनत से काम करना होगा।
ऋषिका कनिष्का तुम दोनों मंडी से ढेर सारी सब्जी ले आओ, और अंबानी नासिका तुम बड़े बड़े बर्तन ले आओ खाना बनाने के लिए, और मैं लोगों को भंडारा खाने का निमंत्रण देती हूँ। ठीक है, हम सबको ध्यान से काम करना होगा, चलो। ऐसा कहकर 5 चुड़ैलें मिलकर काम करती हैं। 2 चुड़ैलें सब्जियां काटती हैं और 3 चुड़ैलें खाना बनाती हैं। कुछ देर बाद उनका खाना बनकर तैयार हो जाता है तो वो छोटे छोटे डिब्बों में खाने को पैक कर देती हैं और भंडारा करते हुए लाइन में लगे सभी व्यक्ति को खाना वितरण करती हैं। आइए आइए, सभी लोग इस भंडारे को ग्रहण कीजिए, किसी अच्छे उपलक्ष्य स्वरूप आपको बांटा जा रहा है। ये लो भैया, माता जी आप भी लीजिए। इस तरह 5 चुड़ैलें भूखे बेसहारा गरीब अनाथ लोगों को खाना खिला देती हैं और बचे हुए खाना वो फुटपाथ पर बैठे लोग या मंदिर के किनारे बैठे हुए लोगों को दे देते हैं। फिर घर घर जाकर दैनिक काम करने लगते हैं। वहीं उन्हें 2 बूढ़े दंपति असहाय अवस्था में मिलते हैं। आप कैसे हो? आपने खाना खाया या नहीं? और आपका घर तो बहुत फैला पड़ा है, क्या यहाँ कोई नहीं है? नहीं बेटा, हम दोनों का ख्याल रखने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है जो घर को संभाले। इसमें सारा टूटे फूटे बर्तन ऐसे ही बिखरा पड़ा है। खाना भी कैसे बनाया खाया जाए, हाथ पाँव में चोट लगी है तो होता ही नहीं है। अम्मा बाबा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं ना। ये दोनों खाना खाइए और कंशिका, अंबानी, वृषिका, राधिका वो मिलकर आपके घर को रोशन कर देंगी। ऐसा कहकर नासिका बाबा को अपने हाथ से खाना खिला देती है और 4 चुड़ैल मिलकर के साफ सफाई करके टूटे बर्तन हटाकर नए बर्तन रख देती हैं। उन दोनों को व्हील चेयर दे देते हैं। कुछ देर बाद उनका घर चमक रहा होता है, जिसे देखकर वो बूढ़ी अम्मा बाबा कहते हैं, अरे बेटा, तुमने तो हमारा घर चमका दिया, बहुत अच्छा कर दिया है। हाँ बच्चों, भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हें जो चाहिए वो मिले। बड़े नेक दिल की बच्चियां हो। लाइए, आपके पाँव पर मरहम लगाकर पट्टी कर देती हूँ। अंबानी चुड़ैल ऐसा कह दोनों बूढ़े दंपत्ति के पाँव में मरहम पट्टी कर देती है। अच्छा भाग्य दीजिए, हमें जाना होगा। यहाँ से आने के बाद 5 चुड़ैलें गरीब बेसहारा अनाथ लोगों को खाना खिलाती हैं। जिनके पास घर नहीं होता उन्हें वृद्धाश्रम और अनाथालय में छोड़ आते हैं। बच्चों को नहलाकर खाना खिलाते हैं, बूढ़े लोगों की सेवा करते हैं और जिन लोगों के चोट लगी होती है उनकी मरहम पट्टी भी कर दिया करते थे। 5 चुड़ैलें 3 महीने तक इसी तरह लोगों की मदद करके परिश्रम करती हैं और उनका ये सुधार देखकर यमराज उन्हें वापस यमलोक में बुला लेता है और कहता है, आखिर मैंने जो सोचा था वही हुआ। तुम लोगों ने बहुत अच्छे से गरीब बेसहारा अनाथ लोगों की मदद करके उन्हें खाना खिलाया, अच्छे से सेवा की। मुझे यकीन नहीं था कि तुम 5 चुड़ैलें सच में सुधर पाओगी, लेकिन कोशिश की जाए तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम 5 चुड़ैलें स्वर्ग लोक पधारोगी। क्या ये सच? ये बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। आखिर हमने कर दिखाया। फाइनली अब हम स्वर्गलोक के दर्शन कर पाएंगी। शुक्रिया यमराज जी, हमें एक मौका देने के लिए। ये मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि अब हम स्वर्गलोक जाने वाले हैं। बच गए हम उस ज्वालामुखी के समंदर की आग में जाने से। इस तरह यमराज की 5 चुड़ैलें सुधर जाती हैं और स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करती हैं।